सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड ऑफ कमिंग सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो ना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे चेनपिंग लिटिल पाइथन्स के साथ स्मॉल सिटी पहुंच जाता है, जहाँ चेनपिंग की मुलाकात बाओपिंग के बड़े भाई से हो जाती है जो इसे पढ़ने के लिए काफी सारी बुक्स देता है। और जब वो यहाँ पे घर आता है तो तभी यहाँ उसका सामना साओजुन से हो जाता है, जो कि यहाँ पर चेनपिंग के पास मौजूद उस स्वॉर्ड एम्ब्रो को लेने के लिए आया था। अभी यहाँ पे जैसे ये लोग इस पे हमला करते हैं तभी यहाँ पे जो बाओपिंग का बड़ा भाई है वो आ जाता है। आते साथ ही चेनपिंग की मदद करने के लिए वो यहाँ शीशान से फाइट करना शुरू कर देता है। इनके बीच एक जबरदस्त बैटल होती है जो की अगर तुमने नहीं देखा है तो पिन कॉमेंट में लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर लेना। यहाँ से इन दोनों के बीच बैटल चल रही थी जहाँ पे जो शीशांग है उसने अपने वुड एलिमेंट का यूज किया था। साथ ही यहाँ पे वो बंदा यानी कि जो साओजुन है वो भी अपनी स्वॉर्ड लेकर सीधा उसे मारने के लिए पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर चेनपिंग को भी देखते हैं जहाँ पर वो स्वॉर्ड एम्ब्रो अपने पास से काफी टेरिफाइंग ऑरा रिलीज कर रहा था। और यहाँ चेनपिंग बस एक ही बार ठान लेता है कि चाहे जो हो जाए ये चीज मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बाय द एंड ऑफ द एपिसोड हमने यहाँ पर इतने टाइम बाद निंगियो को देखा था जो कि साओजुन से बात कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे से पता चल रहा था कि बात कुछ ज्यादा ही सीरियस है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बात कर रहे थे कि कैसे एक मार्शल आर्टिस्ट ने ग्रेट सुई के इस इंपीरियल पैलेस को एक सिंगल पन से ही डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसमें वो बंदा उसकी बातें सुनकर उसे एक लगाता है और कहने लगता है कि चुपचाप अपने काम पे ध्यान दो और हमें जल्द से जल्द इस जगह की तैनाती और ज्यादा बढ़ानी होगी और इसकी सिक्योरिटी में हमें कोई भी कमी आने नहीं देनी। जिसमें वो बंदा कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम दिन रात इस जगह को गार्ड करते हैं लेकिन इस आयरन वॉल के रहते यहाँ से तो कोई मक्खी भी अपना पर नहीं मार सकती, तो मतलब तुम ही बताओ हमारे दुश्मन यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। जिस पर वो कहने लगता है कि बकवास बंद करो, अगर तुम यहाँ पर सही सलामत खड़े हो तो ये अपनी अच्छी किस्मत समझो, वरना अगर कुछ भी हो जाए, अगर कोई वॉर छिड़ जाती है तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि आखिर तुम मारे कैसे गए। अब तभी यहाँ पे ये सोल्जर अपने जनरल को शांत कराने की कोशिश करता है, जिस पर वो कहता है कि मुझे मक्खन लगाने से अच्छा है कि चुपचाप जाओ और जाकर पेट्रोलिंग पे ध्यान दो। अब तभी उसे सामने एक बंदा नजर आता है जिसके चलते यहाँ पे इमरजेंसी बिगुल होता है, जो की ऐसी सिचुएशन में बचाया जाता है जहाँ पर दुश्मन का पता ना हो उसे बचाया जाता है और सबके सब एक जगह पे तैनात होने लगते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि असल में ये दाओइस्ट ट्रू मोनार्च शीशी है, जिसे देखते साथ ही सारे के सारे तीर इनके ऊपर उतार दी जाती है, लेकिन ये अपने एक हाथ के इशारे से ही सभी को खत्म कर देते हैं। अब यहाँ शीशी को देखते साथ ही ये लोग अपना डिफेंसिव एरे पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देते हैं, जो देखते साथ ही यहाँ पे शीशी अपने पास से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं। वो अपने स्वॉर्ड के एक सिंगल स्ट्राइक से इनके बैरियर को पूरी तरीके से धराशायी कर देता है। तभी काफी सारे लोग उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन शीशी यहाँ पे लड़ने थोड़ी आया था, वो यहाँ अपना एक मैसेज पहुंचा देता है और कहता है अपने इंपीरियल एडवाइजर को जाके बोल दो कि मेरे मैसेज को पहले पढ़े, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी इस तलवार को मैं कहाँ उतारूं। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे कि आखिर यहाँ पे इतनी ज्यादा उथल पुथल किसने बचाई। जिस पे एक बंदा कहने लगता है कि मैंने देखा ये चेन कुआन है और वो इस वक्त बाहर है। तभी सभी लोग कहते हैं कि हर हाल में चेन कुआन को ढूंढ के यहाँ लाओ। अब तभी हम चेनपिंग को देखते हैं जो की अभी भी स्वॉर्ड एम्ब्रो को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था और अचानक से ही कहीं न कहीं वो अपने कॉन्शियसनेस में इसके अंदर मौजूद उस डिवाइन साइंस से फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ इसे एक व्हाइट ड्रैगन भी नजर आता है जिसे कि मार के निपटा देता है। अब तभी ये स्वॉर्ड एम्ब्रो लगातार उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन चेनपिंग अलग अलग जगह पे जाके इससे लगातार फाइट करता रहता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ट्रू नेचर को पहचान नहीं पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि बाओपिंग का बड़ा भाई साओजुन के ऊपर हमला कर देता है। साओजुन भी अपने मल्टीपल 1000 स्वॉर्ड स्ट्राइक से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो साओजुन है वो अभी भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, जिसके चलते तभी यहाँ पे उसकी फॉक्स साओजुन से कहने लगती है कि एक बात बताओ, तुम्हारे उस एंसेस्टर ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है कि नहीं। तभी यहाँ पर उसकी वॉइस बदल जाती है और वो चिल्लाते हुए ऐसे काफी बुरा भला कहता है और कहने लगता है कि खबरदार अगर तुमने मास्टर रुआन को गुस्सा दिलाया और अगर तुम मारे गए ना तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें अवेंज नहीं करूंगा, तुम्हारा बदला मैं नहीं लेने वाला, तुम्हें ऐसी सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। शुक्र है कि तुमने अभी तक किसी लेडी से शादी नहीं की, वरना वो तो बेचारी ऐसी विधवा हो जाती क्योंकि तुम्हारी ये स्टूपिडिटी तुम्हें किसी भी पल मौत के मुंह में ले जा सकती है। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगती है। अब यहाँ पे साओजुन भी मास्टर रुआन के इस मैसेज को पाते साथ ही यहाँ से जाने का डिसाइड करता है। कहने लगता है कि पहले मुझे उस ब्लैक मैथ शॉप में जाना होगा जहाँ पर सेज मेरा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देना होगा। तभी यहाँ पे जैसे वो उड़ के जाने वाला था अचानक से हवा से एक जोरदार पंच आकर इसे लग जाता है और वो कहने लगता है कि जैसा कि मैंने एक वाइन स्नो टेम्पल के ग्रेट सेज से उम्मीद किया था। तभी यहाँ पे उसकी फॉक्स आकर उसे वापस से छेड़ने लगती है और कहने लगती है कि यार तुम कितने बड़े वाले हो, हाँ तुमसे तो एक तलवार तक नहीं संभाली जा रही है, जल्दी कुछ करो और अपने लिए कोई नया रास्ता निकालो, वरना मुझे तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अंधेरे में नजर आ रहा है। हाँ, वो बात अलग है, अगर तुम्हें सभी के लिए हंसी का पात्र बनना है तो तुम खुशी से इस रास्ते पे चल सकते हो। जिसमें हम देखते हैं कि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता
जाता है सुइजन उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इस फॉक्स को कुछ भी नहीं होता और वो कहने लगती है कि अरे रे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वो जो स्वॉर्ड स्ट्राइक थी ना वो काफी कमाल की थी, स्पेशली वो जो स्वॉर्ड एम्ब्रो है वाकई में मुझे भी अब उसे देखकर जलन होती है। वही दूसरी तरफ हम चेनपिंग को देखते हैं जहाँ पर इसका तो अलग ही टेस्ट चल रहा था और ये खुद को ऐसे लावा से भरे हुए एक जगह पे पाता है और उसका हाथ जल रहा था, लेकिन वो स्वॉर्ड एम्ब्रो को अपने हाथ से जाने नहीं देता। तभी अचानक से जमीन से काफी सारे लावा वाले हाथ निकलकर इसकी बॉडी को जख्मी करना शुरू कर देते हैं और अगले ही पल वो इसमें डूब जाता है और यहाँ लावा से बने हुए हाथ उसे पकड़ लेते हैं। तो चेनपिंग जैसी आंखें खोलता है इसके सामने नन्हा चेनपिंग मौजूद था, जिसे देखकर वो डर जाता है और जैसे उसकी आंख खुलती है इसके सामने बापिंग का बड़ा भाई मौजूद था और तभी दोनों पाइथन्स आकर यहाँ पे उसके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद होते हुए उससे माफी मांगते हैं और यहाँ पे जो ग्रीन पाइथन है वो कहने लगता है कि देखो यार मुझे यहाँ से जाने दो, मैं वहाँ माउंटेन पे जाकर ना घास फूस खा के भी रह लूंगा, कड़ी मेहनत करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला। जिस पे चेनपिंग कहता है कि एक बात बताओ क्या तुम्हें वापसी का रास्ता पता है? जिस पे वो कहने लगता है कि अगर मुझे ना भी पता हो मैं फिर भी ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि जैसा मुझे पता है, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पे बापिंग का भाई कहने लगता है कि चिंता मत करो, साउजुन जैसे लोग ऐसे ही आते रहते हैं लेकिन ये लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे चेनपिंग ब्रदर ली से पूछने लगता है कि क्या आप ठीक है? जिससे वो कहने लगता है कि सुबह सुबह की शुरुआत एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर से फाइट से करना मेरे लिए भी काफी ज्यादा पैनिक वाला था, लेकिन एट द एंड मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया। लेकिन चेनपिंग तुम्हारे लिए एक सीख है, अगर तुम किसी बॉटल नेक कल्टीवेटर से मिलो तो तुम्हें सबसे पहले एक कदम पीछे लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना चाहिए। अब ये कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर उसी व्हाइट हेयर वाले बंदे को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि क्या मिस्टर ली आज अपने अकेडमी में नहीं गए? जिसमें ब्रदर ली कहता है कि नहीं, बल्कि आज तो मेरा मन था कि मैं किसी से फाइट करूं। जो सुनकर वो चौंक जाता है और कहने लगता है कि क्या आप ठीक हो और बताइए क्या आप जीते या हारे? जैसे वो कहने लगता है कि ना मैं हारा ना मैं जीता, लेकिन मुझे लड़के मजा आया। जिस पे वो कहता है कि ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम आप मुझे भी ले जाना, मैं इसके बैंड बजा कर रख दूंगा। अब तभी यहाँ पे ली होंग आ जाता है जो कि इसे कहने लगता है कि तुम्हारा भाई वापस आ चुका है। अब तभी यहाँ पे हम ली बाओजिंग को देखते हैं जहाँ उसकी मदर बताने लगती है कि मुझे अफसोस है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन कैपिटल में जो कुछ भी हुआ है तुम्हें उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें सपोर्ट कर रहे थे वो तो अब नहीं रहे, उन्हें तो एक टूटी झोपड़ी में कल्टीवेट करने के लिए भेज दिया गया है और उसे इंसान के चक्कर में आज मेरे बच्चों को ऐसी सजा भुगतनी पड़ रही है। अब यहाँ पे जो ली वाइजन है वो कहने लगता है कि अरे मदर इतना ज्यादा क्यों आप रोती हो? वैसे भी मेरी हालत देखो, मैं ठीक हूँ, मुझे इतना भी नहीं मारा गया। अब तभी शीशांग आ जाता है, इसे देखते साथ ही यहाँ पे ये अपने मदर से कहता है कि मुझे अपने भाई से थोड़ी देर बात करनी है, तो क्या आप हम दोनों को अकेला छोड़ सकती हैं? यहाँ पे शीशांग आते साथ अपने भाई से कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या हरकत की है, तुमने चेनपिंग को निपटाने का काम जुलू को दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही उसका भाई कहने लगता है कि मुझे पता था तुम शुरू से ही ऐसे हो, इसलिए फादर ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे बात करूं क्योंकि तुम उनकी बात नहीं सुनते। जस्ट यहाँ पे शीशांग कहने लगता है कि चेनपिंग ने हमारी बहन बाओपिंग को एस्कॉर्ट किया ताकि वो अपनी हायर स्टडीज को अचीव कर पाए, और तुम उसके साथ क्या कर रहे हो जिसका हम पर इतना बड़ा एहसान है, तुम उसे मारना चाहते हो। जिसमें वो कहने लगता है कि मेरे भाई तुम ना कुछ ज्यादा ही सोचते हो, हमें तो हमारे रैंक और पोजीशन के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। जिसमें वो कहने लगता है कि एक दिन तुम्हारी यही रैंक और पोजीशन वाली जो आइडियोलॉजी है ये तुम्हें मौत के घाट उतार देगी। अब यहाँ पे शीशांग का मुंह बंद करने के लिए वो कहने लगता है कि मेरे भाई बेहतर यही होगा कि तुम अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, और रही बात मेरी तो मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे लिए क्या बेहतर है। जो सुन के शीशांग कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं, मैं बस नहीं चाहता कि तुम चेनपिंग के साथ कुछ भी गलत करो। जिसपे वो भड़क जाता है और कहने लगता है कि क्या चेनपिंग तुम्हारा सगा भाई है? पहली बात तो ये कि मेरे दिमाग के कोने में भी कुछ ऐसा वैसा नहीं है, लेकिन अगर तुम इतना ज्यादा उसके बारे में सोचोगे ना फिर तो मुझे कुछ ना कुछ उसके साथ करना ही होगा। ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एम्परर को पता चल जाता है कि एक ग्रेट रूम मोनार्च यहाँ की डायनेस्टी में आ चुका है, तो वो यहाँ पर अपने इंपीरियल एडवाइजर से पूछने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। जिसमें वो बताने लगता है कि आज से 10 साल पहले एक ड्रैगन क्लेन का जो हमारा लीजो केव हेवन है उसके पास उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ एक पीस ऑफ नेटल प्रोक्लेम पूरी तरीके से शैटर्ड हुआ था और जो कि एक ट्राइबल मैटर बन गया है आज के टाइम में। अब तभी वो उस पीस को अपने बॉक्स में भरते हुए कहने लगते हैं कि लगता है कि इसी चीज को एक्सक्यूज बनाकर आज को यहाँ पर हमारे साथ अपने पुराने स्कोर्स को सेटल करने के लिए आया है। ऐसे के साथ वो बताने लगते हैं कि जो स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स है वो हमारे इस नॉर्दर्न जूलू कॉन्टिनेंट के आसपास काफी ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन जो दाओइज्म के लोग हैं वो काफी ज्यादा कम तादाद में हो चुके हैं और जो दाओइस्ट फैक्शन है उनके बीच शीशी की फैमिली है वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है। और हमारे ग्रेट ली का साउथ की तरफ ऐसे अपने पैर पसारना जो जूलू कॉन्टिनेंट के कुछ लोग इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसी के चलते इन लोगों ने शीशी को उकसाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सारा मामला समझ गए होंगे। अब एम्परर कहने लगता है कि अच्छा तो असल में वो लोग द ग्रेट ली का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है उसे एज अ लीवरेज के तौर पे यूज करना चाहते हैं। जिसपे यहाँ पे जो इंपीरियल एडवाइजर वो कहने लगता है कि एम्परर आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद पर्सनली इस मैटर को बात करूंगा और मैं खुद पर्सनली जाकर उनसे नेगोशिएट भी करूंगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा कि जिससे नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ जो हमारे एक्सपेंडिंग मिशंस हैं उन पर कोई आ जाए। तभी यहाँ पे
जिस पे एम्परर मान जाता है और यहाँ जाने से पहले जो इंपीरियल एडवाइजर वो कहने लगता है कि पर एक बात, मैं जाने से पहले हमारे इंपीरियल पैलेस से किसी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि एम्परर मुझे इसकी इजाजत देंगे। जिस पे एम्परर क्या जवाब देता है ये हमें आगे पता चलेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम टेम्पल किसी एल्डर को देख पाते हैं जो कि यहाँ पे जो वाटर गॉड थी ना इस रिवर की, इसे बाहर बुला लेते हैं और वो डर के मारे बाहर आ जाती है। और उसे देखते साथ ही ये जो एल्डर है वो कहने लगते हैं कि अभी के अभी अपने आधे से ज्यादा जो वज्र बॉडी है इसे पूरी तरीके से स्कैटर कर दो, जिससे कि यहाँ के पानी में वो एनर्जी पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगी और मास्टर रुआन अपनी स्वॉर्ड को और अच्छे से फोर्ज कर पाएंगे। अब ये सुन के वो सवाल करने लगती है कि क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिस पर हम देखते हैं कि उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि तुमसे किसने कहा कि तुम सवाल पूछो। हाँ, तुम अगर मेरी बात मान जाती है और कामयाब हो जाती है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक रिवर गॉड टेम्पल जरूर दूंगा, और हाँ अगर तुम मना करती हो तो मैं तुम्हारी पूरी वज्र बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहते हुए वो अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी यहाँ पे वो मान जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। इस दौरान मास्टर रुआन आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि वैसे मैंने तुम्हारी हेल्प मांगी नहीं थी। जिस पर वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बेटी की ट्रू आइडेंटिटी को पूरी तरीके से कंसील करने के लिए 30 साल तक तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और बदले में तुम्हें उस स्वॉर्ड के बारे में भूल जाना होगा। अब यहाँ पे इनके बीच जो डील हुई थी ये उस पे बात कर रहे थे। तभी यहाँ पे जो एल्डर है वो कहने लगते हैं कि बताओ तुम्हें मेरी डील कैसी लगी। जिस पे वो कहने लगता है कि सीनियर यंग, अगर आप ये सब कुछ चैनपिंग के लिए कर रहे हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। आपकी मर्जी, आप अपना सारा दांव चैनपिंग पे लगा रहे हैं, उसके बारे में इतनी केयर करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप उसके पेरेंट्स की सोल्स को गैदर क्यों नहीं कर पाए। आपके पास जब मौका था आपने क्यों नहीं किया। अब नीचे वाटर गॉड ये सारी बातें इनकी सुन रही थी। तभी यहाँ पे जो ये एल्डर थे यानी कि सीनियर यंग वो कहने लगते हैं कि ये तो बस मैंने अपने मजे के लिए उस पर दांव लगाया है, ये सब बातें तुम छोड़ो। वैसे भी जो लोग जा चुके हैं उनके सोल को गैदर करके क्या ही हो जाएगा, मॉडल्स के लिए ये कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, लोगों की ऐसी चोरी छुप के बातें सुनना ये भी कहीं की अच्छी आदत नहीं। जिसके बाद वो उसे सजा देने लगते हैं। अब तभी यहाँ पे जो मास्टर रुआन है वो बताने लगते हैं कि स्मॉल टाउन में जो भी बच्चा पैदा होता है, जो भी इंसान पैदा होता है, जो यहाँ के ड्रैगन किलियन है, वो उसके लिए एक पीस ऑफ नेटल प्रोक्लेम को फायर करता है। और उन लोगों के ग्रेट द फ्यूचर को डिस्कवर कर पाना, उनका अंदाजा लगाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसके जरिए से ये हो सकता है। साथ ही वो आगे बताने लगते हैं कि जब तक उसके नेटल प्रोक्लेम को कंट्रोल किया जाए किसी दूसरे के द्वारा, तब तक उसे पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। मेरे ख्याल से जो चैनपिंग के जो पेरेंट्स थे ना वो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लोग थे इस टाउन के अंदर, है ना। तो भला उन्हें नेटल प्रोक्लेम के मिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता होगा, है ना। जिसका मतलब यही है कि किसी ने जानबूझकर हेवेंस के सीक्रेट को उनके सामने खोल के रख दिया। अब इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस रिवर गॉड की जो आधे से ज्यादा जो वज्र बॉडी पावर्स थे उन सभी को वो यहाँ पे बर्न कर देता है। अब तभी यहाँ पे जो मास्टर रुआन है वो वापस से पूछने लगता है कि बताओ आपको क्या लगता है कि चैनपिंग के जो नेटल प्रोक्लेम है वो आखिर किस टाइप की पावर को पोजेस करता होगा। अब ये सुनते साथ ही सीनियर यंग अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें क्या लगता है कि जिस जगह पर जो चैनपिंग पैदा हुआ है उस जगह पर कैसी पावर्स होल्ड होती होंगी, हाँ तुम्हें क्या लगता है। वैसे भी हम पहले ही जानते हैं कि जो क्लेवास एली है उसने ऑलरेडी एक स्वॉर्ड इमोर्टल को प्रोड्यूस किया था हमारे सामने, तो इसके बाद अगर कोई भी आता है तो उसकी ताकत कुछ ज्यादा खास नहीं होगी। आफ्टर ऑल साउशी के बाद कोई भी यहाँ हमें एक स्वॉर्ड इमोर्टल के तौर पर नजर नहीं आया। अब तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें जो साउशी है उसे दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर शीशी से मिलने पहुंच जाता है, और यहाँ इसके साथ एक लेडी भी थी। यहाँ पे ये बुढ़ा इसके साथ कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा था, जो देखकर शीशी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो लेडी को जाने को कहता है, लेकिन ये बुढ़ा ठरकी ये इसे वापस से रोक लेता है और कहने लगता है कि अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो, सब्र करो, मेरी ठरक अभी बाकी है। मैंने अभी तुम्हारे साथ दो चार ऐसी वैसी बातें करनी है जिसके बाद तुम मुझे लात मारोगी, फिर मैं लात खाने के बाद चुप होऊंगा और तभी तो तुम्हें जाने दूंगा। तो चलो चलो, बिना ये सारी फॉर्मेलिटीज किए तुम ऐसे कैसे जा सकती है। अब वो लड़की उन्हें वाइन सर्व करने लगती है, जिसके बाद ये ठरकी पूछने लगता है कि वैसे एक बात बताओ लड़की, क्या तुम्हारा कोई स्वीटहार्ट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शीशी लगातार इस बुड्ढे को घूरे जा रहा था, जिसके चलते वो अपनी बात बदल देता, कहने लगता है कि वो मैं अपने लिए नहीं बल्कि ये हमारे सामने जो नौजवान है इसके लिए पूछ रहा था। पता है ये कितने बड़े ताकतवर है, तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। जिसमें वो लड़की शर्माने लगती है। तभी यहाँ पे वो ठरकी वापस शुरू हो जाता है, कहता है कि वैसे अगर इससे मन न भरे तो मुझे भी देख सकती हो। मेरा ना ये सामने ये देख रही हो ये जो ज़ेनहाई टावर है ये मेरा घर है, मतलब कि इसके पास वाली जो जगह है वो मेरा घर है। तुमने इसके बारे में नहीं सुना होगा, यहाँ मैं तुम्हें बताता हूँ। अब वो लेडी भी जाके इसके पास बैठ जाती है और वो बताना शुरू कर देता है कि कैसे इस मॉडल वर्ल्ड में असल में टोटल तादाद में 9 कार्मिक लक टावर्स है और इन्हें कैसे बनाया गया इसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं। वैसे इन्हें सप्रेस द माउंटेन, सप्रेस द स्टेट, सप्रेस द सी, सप्रेस द डीमन, सप्रेस द डेविल, सप्रेस द इमोर्टल और सप्रेस द स्वॉर्ड भी कहा जाता है। और हाँ वो क्या था, सप्रेस द ड्रैगन, और आखिरी वाला मुझे याद नहीं आ रहा। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो उसे छेड़ने लगता है। तभी यहाँ पे जो शीशी था इसकी सटक जाती है। वो कहने लगता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तभी यहाँ पर वो उसकी गर्दन को मरोड़ते हुए कहने लगता है कि कितने अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास अब मौका नहीं कि तुम वापस से समुद्र में जा सको। हाँ, जिसके बाद हम देखते कि अचानक से ये एक सी क्रीचर में बदल जाती है और यहाँ पे इसे पता
चल जाता है कि इसके लिए असल में यहाँ पे जाल बिछा के रखा गया था। और तभी वो यहाँ पे शीशी को बता देता है कि तुम्हें क्या पता, हम दोनों सेम होम टाउन से बिलोंग करते हैं और मैं ऐसे चीजों का सामना बचपन से कर चुका हूँ। मैंने तो बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से मुझे इनका आइडिया है, लेकिन तुम शीशी, तुम तो पहले जैसे ही हो। तुम हमेशा राइचियस पैथ को फॉलो करते आए हो और अब तुम बहुत ही जल्द एक हेवनली दाउस्ट मोनार्च बनने वाले हो, जिसे कि इस पूरे कॉन्टिनेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। क्या यार, तुम्हें तो थोड़ा सोचना चाहिए। तुम यहाँ पर एक लड़की को नहीं पहचान पाए। अरे रे रे। तुम्हें यहाँ पे शीशी से पूछने लगता है कि एक बात बताओ, वो लड़का जिसने कि तुम्हारे नेटल प्रोक्लेन को क्लेम किया है, क्या वाकई में वो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है? जिसमें यहाँ वो बताने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरा जो डिसेंडेंट है काओजुन, उसने अभी हाल ही में एक ऐसी लड़की के साथ उसने एंगेज किया जो कि असल में डायरेक्ट लीनेज डॉटर है ऑर्थोडॉक्स कन्फ्यूजन चैन क्लैन की। अब पता है वो लेडी पहले भी टाउन में आ चुकी है और उसने एक लड़का जिसका नाम न्यू शियान यांग है, उसने इसे चूज किया अपने साथ लेके। और किसी को नहीं पता कि आखिर उसने इसे क्यों चूज किया, लेकिन उसके बाद से उसने टाउन में आना जाना काफी ज्यादा शुरू कर दिया। जिसमें यहाँ पे वो बताने लगता है कि हाँ, मैंने भी ऐसे किसी मैटर के बारे में सुना है। जिसमें यहाँ ये बंदा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और शीशी बताने लगता है कि ये वही ऑर्थोडॉक्स कन्फ्यूजन चैन क्लैन है जो कि तुम्हारे नेटल प्रोक्लेम को लेके आए और उन्होंने तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुम यहाँ तक अपने नेटल प्रोक्लेम को हासिल करने के लिए आ जाओ। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आके मुझे रोक सकते हो? ये कहते साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को आगे रख देता है। अब साक्षी ये सुनकर हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे अकेले आया हूँ? तभी यहाँ पे हम पीछे उसी स्वॉर्ड मास्टर को देख पाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सियाओ जियान और निंगियो को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों बातचीत कर रहे थे। जहाँ सियाओ जियान बताने लगती है कि जाने से पहले कैसे उसके मास्टर ने उस टाउन में एक डिवाइन फॉर्मेशन को कास्ट किया और तभी उन्हें एक 8 कैरेक्टर वाली प्रोफेसी की प्राप्ति हुई, जिसका मतलब ये था कि जो डिस्ट्रक्शन है वो रीबर्थ से पहले होगा। और इस वक्त अगर मैं अपने डिवाइन असिस्टेंट्स के साथ वापस से इस बात पे गौर करूँ तो इससे यही पता चलता है कि जो लाइफ एंड डेथ ट्राइब्यूशन है वो असल में पहला ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो कि मेरे नसीब था और जैसे कि मैंने ल्यूजर केव हेवन में ऑब्टेन किया। मैंने उस लड़के के ऊपर अटैक किया और उसकी जो लॉन्गिविटी ब्रिज था उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया। तो बताओ, क्या तुम इसके लिए मुझसे नफरत करती हो? जिसमें निंगियो बताने लगती है कि ये जो भी है तुम्हारे और चैन पिंग के बीच में है, तो भला मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगी? और वैसे भी उसने तो एक बार तुम्हें ऑलरेडी मार दिया है। जिसमें वो बताने लगती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि ऐसी दुर्घटना घटी। लेकिन जब सबको लगा मैं मर गई, मुझे छोड़ के वो लोग चले गए, तभी मिस्टर की जिनचुंग मेरे पास आए। उन्होंने अपनी सबसे ताकतवर डिवाइन पावर्स का यूज किया ताकि वो मुझे मौत के मुंह से वापस ला पाए, जो कि बस एक हल्के से पतले से डोर से बंधी हुई थी। उन्होंने न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि उन्होंने मुझे जीना सिखाया, यहाँ तक कि मेरा माइंड भी पूरी तरीके से बदल गया। मैंने उनसे पूछा कि आखिर वो मेरे जैसे को क्यों बचाना चाहते हैं। अब तो भी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सेम सवाल मास्टर जी से करती है और मास्टर जी बताने लगते हैं कि तुम्हें बचाना किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ नहीं, ये मेरा अपना यानी कि की चुनचुन का मेरा अपना इरादा था कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं, इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। इसी जवाब को सुनकर वो लड़की पूरी तरीके से बदल जाती है और तभी वो यहाँ पर उनके साथ रहने लगी और उनसे हमेशा यही सवाल करती है कि जो केव हेवन है ये बहुत ही जल्द शैटर्ड होने वाला है, तो आखिर वो यहाँ से कब जाने वाले हैं। जिसमें वो बताने लगते हैं कि एक बार मेरे मास्टर ने मुझे वार्न किया था कि जिंदगी बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है और एक जिंजी को कभी भी अपनी जान ऐसे खतरे में डालना नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं चैन पिंग से मिला ना तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए और इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो हमें स्वॉर्ड ऑफ कमिंग का सीजन 2 का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में और आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, जो कि तुम्हें बैक टू बैक इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।